चलिए देखिएगा, तो हमारा जो सिलेबस है खासकर शिक्षक में यह सिलेबस जो है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कवर होने वाला है, ठीक है, सीडीपी के टॉपिक में। याद रखिएगा, जो यह सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि पहले हम लोग विचारधारा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके संबंध में कभी कभी यह कुछ बिंदु आते हैं, याद रखिएगा, जहां पर बच्चों के पढ़ने या बच्चों से संबंधित कुछ ऐसे विचारधारा या शिक्षा संबंधी ऐसे विचारधारा जिसके द्वारा अगर हम देखें कि हमारा समाज किस तरीके से अनुरूप या विरूप बदलता जा रहा है, उस सभी बिंदुओं में हमें इस पूरे विचारधारा को समझना होता है, ठीक है। अब देखिएगा विचारधारा का सीधा संबंध क्या होता है कि किसी व्यक्ति का दर्शन शास्त्र, ठीक है, या किसी व्यक्ति के दर्शन। अगर आपने देखा होगा कि फिलॉसफी या ऐसा शब्द दर्शन जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया परिमाणित हो, ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग विचारधारा की बात करते हैं तो यह किससे जुड़ा होता है? सामाजिकता से, ठीक है। यानी विचारधारा बेसिकली जो है सामाजिकता से जुड़ा होता है, याद रखिएगा। और यह सामाजिकता कैसे जुड़ी होती है, याद रखिएगा, यह जुड़ा होता है आपके मनोविज्ञान से, ठीक है। यानी विचारधारा देखिए कि मनोविज्ञान और सामाजिकता से जुड़कर आता है, और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि इसी विचारधारा से कुछ नए नए फरमान जारी होते हैं या कुछ नए नए चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। अब ये समझिएगा कि विचारधारा बेसिकली होता क्या है। तो विचारधारा वह भावार्थ है या वह व्यक्तित्व है जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने अवमानना को दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि शिक्षा सामाजिकता से जुड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसकी विचारधारा कैसी होगी? सामाजिकता से जुड़ा हुआ विचारधारा, ठीक है। और अगर कोई मानता है कि शिक्षा जो है, ठीक है, भौतिक संसार से जुड़ा हो, ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम बच्चों को नए नए खिलौने ला कर देते हैं और उसको भौतिक अवस्था में पालते हैं तो उसकी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? तो भौतिकवाद से संबंधित होगा, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति यह दर्शा सकता है कि जब हम किसी भी भौतिकवाद को छोड़कर, ठीक है, जब मौलिक रूप को या मौलिक सिद्धांत को अपनाते हैं तो उसे हम कहते हैं आदर्शवाद, ठीक है। तो विचारधाराओं की बहुत सारी प्रणालियां होती हैं, याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहला होता है आदर्शवाद या आइडियलिज्म, ठीक है। दूसरा होता है प्रयोजनवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद। और समझिएगा कि आदर्शवाद, प्रयोजनवाद जो है मुख्य रूप से किस बिंदुओं पर काम करता है? चलिए देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सामाजिकता, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोविज्ञान, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका आदर्शवाद, ठीक है। आदर्शवाद बेसिकली देखिए एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। तो पहले तो ये समझिएगा कि विचारधारा जो है मनोविज्ञान और सामाजिकता से जुड़ा हुआ होता है, साथ ही साथ जो विचारधारा है ये पारिवारिक भी होता है, ठीक है। तो ये तीन मुख्य बिंदुओं से बना हुआ होता है, याद रखिएगा, विचारधारा, जिसमें मनोवैज्ञानिकता को लेकर चलता है ये, और सामाजिकता को लेकर चलता है, और पारिवारिकता को लेकर चलता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और वो पूरी तरीके से, याद रखिएगा, अगर वो परिवार से संबंधित नहीं रहा, ठीक है, यानी एक व्यक्ति का भरण पोषण जो है परिवार से हटकर हुआ है, तो उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। और वही याद रखिएगा जब उसे सामाजिकता के तौर पर, ठीक है, अच्छा आपने सुना होगा कि किसी बच्चे का जो सबसे पहला जो शिक्षक होता है वो कौन होता है? माँ होती है, ठीक है, माँ को मानते हैं। लेकिन दूसरा शिक्षक कौन होता है? समाज होता है, याद रखिएगा। समाज जो आपको सिखाता है, आपने देखा होगा कि समाज जो है ये दूसरे नंबर का शिक्षक कहलाता है। इसीलिए याद रखिएगा कभी भी किसी बच्चे पर जो सबसे पहला असर पड़ता है उस परिवार का पड़ता है। परिवार के हिसाब से वो बोलना सीखता है। मान लीजिए परिवार में बंगाली हैं सब, तो वो क्या क्या बोलना सीखेगा? बंगाली सीखेगा। और उसी प्रकार समाज में जो है, समाज की जो वैल्यू है, याद रखिएगा, वहां पर जो बच्चे हैं वो केवल कबड्डी खेलते हैं, तो वहां पर वो क्रिकेट नहीं सीख पाएगा कभी भी, याद रखिएगा, वो कबड्डी ही सीखेगा। तो ऐसा होता है, याद रखिएगा, कि परिवार, सामाजिक और मनोविज्ञान जो है किसी भी व्यक्ति की अवधारणा या विचारधारा को बदल देता है, ठीक है। और इससे आते हैं आपके आदर्शवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद, और एक नाम याद रखिएगा जिसे कहा जाता है प्रकृतिवाद,
ठीक है, याद रखिएगा प्रकृतिवाद। इस तरीके से याद रखिएगा कि विचारधारा जो है ये 3 मुख्य बिंदुओं में बटे हुए होते हैं, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद। ठीक है, तो इन संकल्पनाओं को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहला चीज आता है हमारे सामने कि किसी भी विचारधारा का जो संबंध होता है या विचारधारा किसे कहते हैं उसको समझिएगा। तो विचारधारा वह सिद्धांत है जिसमें 3 मौलिक तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, यानी किसी क्षेत्र का सामाजिकता, परिवार और उसका मनोवैज्ञानिक। याद रखिएगा यही 3 मौलिक तत्व हैं जिससे उसकी विचारधारा बदल जाती है। ठीक है, और इसी विचारधाराओं के क्रम पर 3 प्रकार के विचारधारा आप पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला पढ़ेंगे आदर्शवाद, दूसरा प्रयोजनवाद और तीसरा प्रकृतिवाद। ठीक है, अब इसमें देखिएगा इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खासकर शिक्षक के टॉपिक में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछा जाता है गांधी जी किस प्रकार के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। ठीक है, गांधी जी, अरविंदो, हेस्ले, बर्कनवेड, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का नाम आपसे पूछा जाएगा और पूछा जाएगा किस विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, और उनकी शिक्षण विधि क्या है, तो शिक्षण विधि भी पूछी जाती है उनकी कि उनकी शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा मैं यहां पर बताऊंगा आपको आदर्शवाद के बारे में, देखिएगा। ठीक है, आदर्शवाद, देखिएगा आदर्शवाद होता क्या है। ठीक है, तो आदर्शवाद जो होता है याद रखिएगा 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहले तो याद रखिएगा इसका जो इंग्लिश रूपांतरण है आइडियलिज्म से बना हुआ है ये। आइडियलिज्म, ठीक है, आइडियलिज्म में याद रखिएगा जो आइडिया होता है इसका अर्थ होता है आदर्श और जो लिज्म है उसका अर्थ होता है वाद। ठीक है, तो आइडिया या आइडियलिज्म जो होता है याद रखिएगा इसी से बना है आपका आदर्शवाद। ठीक है, अब इसमें मूल सिद्धांत क्या है, इसकी संकल्पना क्या है वो थोड़ा समझिएगा। ठीक है, आदर्शवाद क्या होता है और इसके समर्थक कौन कौन से हैं ये सभी बात मैं करूंगा इसमें, देखिएगा। तो आदर्शवाद वह प्रकृति है, ठीक है, जो वैज्ञानिक या जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति या खासकर मानिए कि वह सिद्धांत जिसमें व्यक्ति भौतिकवाद को छोड़कर, ठीक है, व्यक्ति भौतिकवाद को छोड़कर किस पर आधारित हो, आदर्शवाद पर आधारित हो। याद रखिएगा अब आदर्शवाद में आता क्या क्या चीजें हैं, तो याद रखिएगा मौलिक सिद्धांत आते हैं। ठीक है, मौलिक सिद्धांत जिसे हम लोग मूल सिद्धांत भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब वह क्या करे, भौतिक संकल्पना को छोड़कर मूल सिद्धांत पर आश्रित हो या मूल सिद्धांत के आधार पर वो अपने जीवन को जीता हो, उसे हम कहते हैं आदर्शवाद। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि यह व्यक्ति बहुत आदर्शवादी है, इसका मतलब क्या है बताइए। आदर्शवाद का सही मतलब आपने क्या समझा कि जब आपको बोला गया कि कोई व्यक्ति आदर्शवादी है तो आपने क्या समझा, वो आदर्शवाद क्या है इसमें, मान सम्मान वाला व्यक्ति। ठीक है, और क्या समझा इससे आपने, जैसे देखिए आदर्शवाद का मतलब होता है कि जब आप कोई बात कह देते हैं तो उसे पूरा करते हैं, यह आदर्शवादी हो गया। दूसरा, पंक्चुअलिटी आपका वैल्यू है आदर्शवादी होने का। तीसरा, हर एक सही काम सही समय पर कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो है हर एक जो भी चीजें हैं आपके साथ, जैसे अगर भौतिकवाद की बात कर ले तो भौतिकवाद का उल्टा होता है, याद रखिएगा आदर्शवाद। ठीक है, भौतिकवादी का मतलब होता है कि अपने जीवन में आपने भौतिकवाद को सबसे ज्यादा संयमित किया है, आपके पास लग्जरियस लाइफ है भौतिकवाद के तौर पर। ठीक है, आपने हमेशा से जो भी काम किया वो भौतिकता को देखकर किया कि मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, वो भौतिकवाद हो गया। लेकिन आदर्शवाद क्या कहता है कि जो मुझे जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता है मैं उतनी ही वस्तु को अपने पास रखूंगा, बाकी को नहीं रखूंगा, तो उसे कहते हैं हम आदर्शवाद। ठीक है, तो आदर्शवाद वह परिकल्पना है जिसमें मौलिक सिद्धांत काम करते हैं, याद रखिएगा, और इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा आदर्शवाद कहलाते हैं। ठीक है, अब आदर्शवाद के अंतर्गत देखिए आप इस टॉपिक को शिक्षण विधि में नहीं जोड़ सकते, ये टॉपिक जो है आपके सीडीपी के अंतर्गत याद रखिएगा व्यक्तियों के लिए है कि कौन कौन से व्यक्ति आदर्शवादी हैं, मनोवैज्ञानिक आदर्शवादी हैं और उनका संबंध शिक्षण विधि से कहां कहां पर है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है याद रखिएगा ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को स्टार्ट करने और समझने के लिए आपको पढ़ा रहा हूं कि आइडियोलॉजी क्या होता है, आइडियोलॉजी किसे कहते हैं, और उसके अलावा जो है आपके प्रयोजनवाद क्या होता है और आपका
प्रकृतिवादी क्या होता है। इसके साथ ही जैसे आप इस टॉपिक को कवर कर लेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि जैसे ही आप वृद्धि और विकास पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो उनके साथ आपकी शिक्षण विधि कैसे काम करेगा, अब यहाँ पर आंसर आपको आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर आता है देखिएगा, सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति जो है आदर्शवादी है या आदर्शवाद परिकल्पना से चलता है, या प्रयोजनवादी है, या फिर प्रकृतिवादी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, याद रखिएगा। आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा। तो पहले समझिएगा आदर्शवाद क्या है। वह व्यक्ति या वह परिकल्पना जिसमें मौलिक सिद्धांत को सबसे ज्यादा जोर डाला जाता है, ठीक है, मूल सिद्धांत पर जोर डाला जाता है, उसे हम आदर्शवाद कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद देखिएगा आदर्शवाद के बाद, ठीक है, जो आइडियलिज्म है उसमें याद रखिएगा 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पहला है मौलिक सिद्धांत, दूसरा है आदर्श मूल्य, और एक है आपका विचारधारा। ये 3 चीजें याद रखिएगा। ठीक है, आदर्शवाद के 3 मूल्य बोला जाता है, तो पहला मौलिक सिद्धांत है, आदर्श मूल्य और तीसरा विचारधारा। ठीक है, ये 3 मूल्य होते हैं, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसी के कारण याद रखिएगा इसका एक नया नाम भी है, यानी आदर्शवाद को हम क्या बोलते हैं, प्रत्ययवाद भी कहा जाता है, या विचारवाद। ठीक है, इसके अन्य नाम के तौर पर प्रत्ययवाद या विचारवाद के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप समझेंगे। ठीक है, कि सबसे पहला आइडियलिस्ट की उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी आदर्शवाद की उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, तो आदर्शवाद की उत्पत्ति जो है ये मानी जाती है किससे, प्लेटो से। ठीक है, आदर्शवाद की उत्पत्ति जो है प्लेटो से मानी जाती है, याद रखिएगा। प्लेटो, अरस्तु, इतने सारे नाम आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा यानी प्लेटो के विचारधारा जो सिद्धांत है उसी से आदर्शवाद की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और विचारों का केंद्र, ठीक है, विचारों का केंद्र कहना चाहिए कि जो प्लेटो का संरचनावादी जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत से आदर्शवाद की उत्पत्ति हुई है। तो आप याद रख सकते हैं कि आदर्शवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो प्लेटो के संरचनावादी विचारधारा से आपके आदर्शवाद का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, प्लेटो के संरचनावादी सिद्धांत से या विचारवादी सिद्धांत से, आप ऐसा कह सकते हैं, विचारवादी सिद्धांत से, ठीक है, आदर्शवाद की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब कुछ वैज्ञानिकों के मनोवैज्ञानिकों के नाम थोड़ा सा याद रखिएगा जो आदर्शवाद को समर्थन करते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा एक है पैट्रिक। पैट्रिक के अनुसार, ठीक है, पैट्रिक का नाम याद रखिएगा। पैट्रिक कौन है, तो याद रखिएगा, तो देखिएगा इन्होंने क्या किया है, भौतिकवाद और आदर्शवाद, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, भौतिकवाद और आदर्शवाद में अंतर स्पष्ट किया है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि भौतिकवाद और आदर्शवाद का अंतर क्या है। ठीक है, तो भौतिकवादी विचारधारा क्या कहता है, तो याद रखिएगा भौतिकवाद जो संसार है, ठीक है, भौतिकवाद के अंतर्गत संसार का तत्व पदार्थ होता है, जबकि आदर्शवाद का तत्व विचारधारा। ठीक है, ये पैट्रिक के अनुसार याद रखिएगा कि भौतिकवाद क्या है, भौतिकवाद के अंतर्गत जो संसार है इसके अंतर्गत जो तत्व है या पदार्थ है वही भौतिकवाद कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बोल पाते हैं ये पदार्थ है वो पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ का बेसिक रूल यही कहता है कि जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है, जितने भी तत्व होते हैं वो पदार्थ से संबंधित है और वहीं पर यह भौतिकवाद को दर्शाता है। लेकिन यही अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद का जो तत्व होता है वो विचारधारा होता है और केवल विचारधारा ही इसको संकल्पित कर सकता है। ठीक है, पैट्रिक के अनुसार याद रखिएगा,
पहला है प्लेटो, तो प्लेटो के अनुसार याद रखिएगा आदर्शवाद की उत्पत्ति, और दूसरा याद रखिएगा पैट्रिक, जिसके अनुसार भौतिकवाद और आदर्शवाद में अंतर स्पष्ट किया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैं आपको बताता हूं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या किया है, भौतिकवाद और आदर्शवाद में अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है, तो नाम है पैट्रिक, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जे.एस. रॉस के बारे में देखते हैं। देखिएगा जे.एस. रॉस के बारे में। ठीक है, जे.एस. रॉस, जे.एस. रॉस याद रखिएगा। कुछ मैंने बताया था आपको कि मनोवैज्ञानिकों का थोड़ा सा नाम और उनका जो विचारधारा है वो पढ़ना होगा आपको इसमें। ठीक है, तो एजुकेशनल थॉट के अंदर या शैक्षणिक विचारधारा के अंतर्गत जो है जे.एस. रॉस का नाम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और हेडरसन, डी.एम. दत्ता, ये सभी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है याद रखिएगा ठीक है, तो देखिएगा जे.एस. रॉस ने क्या कहा है, याद रखिएगा। इसने कहा है कि भौतिकवादी संसार का मूल रूप, भौतिकवादी संसार का मूल रूप जो है, ठीक है, तत्व है, परंतु आदर्शवादी संसार का तत्व मन तथा आत्मा है, जिसके कारण इसे आत्मावादी विचारधारा भी कहा जाता है। ठीक है, यानी भौतिकवादी संसार का मूल रूप क्या है, तत्व है, लेकिन जो आदर्शवादी संसार है उसका तत्व जो है मन और आत्मा को कहा गया है, और यही कारण है इसे क्या कहा जाता है, इसे आत्मावादी संसार कहा जाता है या आत्मावादी, ठीक है, विचारधारा कहा जाता है जे.एस. रॉस के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक है, पैट्रिक और जे.एस. रॉस, याद रखिएगा। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति ही याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आत्मावादी संसार क्या होता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जो है मन और आत्मा को मानता हो और उसी के अनुसार जो है अपने जीवन को जीता हो। ठीक है, आत्मवादी, इसको आध्यात्मिक भी कहा जाता है। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि जब आप भौतिक संसार से दूर चले जाते हैं और अपनी खुशी जो है आत्मा में ढूंढते हैं, यानी कि इस प्रकार के शब्दों में ढूंढते हैं जहां पर जो है आपको भौतिकता से बहुत दूर मिलता है चीजें। ठीक है, ऐसे में आपका विश्वास किस पर होता है, आपके मूल अवस्था पे होता है कि मनुष्य जो है जो कर्म के लिए पैदा हुआ है और उस कर्म के अनुसार अपने जीवन को जीता है, तो उसे हम आदर्शवादी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि जे.एस. रॉस का कहना है कि जो मन होता है और आत्मा होता है, यही एक आदर्शवादी, ठीक है, जो संकल्पना है उसका परिचायक है। ठीक है, और ऐसी अवस्था में जो है आपका जे.एस. रॉस ने भौतिकवादी और आदर्शवादी में एक बात कही है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा पैट्रिक के अनुसार क्या है, तो पैट्रिक ने क्या किया, भौतिकवाद और आत्मा जो आदर्शवाद है इसमें अंतर स्पष्ट किया, और वहीं जे.एस. रॉस ने क्या किया है, भौतिकवादी संसार के बारे में न बात करके आदर्शवादी संसार के बारे में बात किया, और इसमें बताया कि मन और आत्मा ही अध्यात्म है। ठीक है, तो अध्यात्म के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा एक व्यक्ति और है, ठीक है, जिनका नाम है हेडरसन। हेडरसन के अनुसार, ठीक है, तो ये हेडरसन हो गए, और एक नाम और याद रखिएगा, डी.एम. दत्ता। ठीक है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा लाइन के अनुसार आप इसको याद रख सकते हैं। आदर्शवाद मनुष्य के अध्यात्मवाद पर बल देता है। ठीक है, आदर्शवाद मनुष्य के अध्यात्मवाद पर बल देता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ क्योंकि अध्यात्मवाद
मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो ये मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, यह कहा गया है किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा डीएम दत्ता के अनुसार, ठीक है, डीएम दत्ता के अनुसार, देखिएगा डीएम दत्ता के अनुसार जो है अध्यात्म क्या है, तो याद रखिएगा डीएम दत्ता के अनुसार, ठीक है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो मनुष्य के अध्यात्म जीवन, ठीक है, मनुष्य के अध्यात्म जीवन के साथ साथ अध्यात्म जीवन को अंतिम अध्याय मानता है। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो मनुष्य के अध्यात्म जीवन को अंतिम अध्याय मानता है, यह है डीएम दत्ता के अनुसार। ठीक है, तो ये जो 4-5 आपने थ्योरी देखा या थॉट देखा है, एक्चुअल में ये जो विचारधारा है वो थॉट ही है। ठीक है, बेसिकली जो आप पढ़ने वाले हैं उसमें आप देखेंगे कि सीडीपी के अंतर्गत जो है यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि निम्न में से ये जो वाक्य है वो किसने बताया है। ठीक है, किसने लिया है। तो जैसे अगर आपको सिलेबस कंपेयर करना है तो सिलेबस से कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको सृजनात्मक समावेशी शिक्षा प्रणाली मिलेगा। तो सृजनात्मक शिक्षा प्रणाली या समावेशी शिक्षा प्रणाली कहाँ से आता है? थॉट से आते हैं। ठीक है, और यही विचारधारा जो है आपको वहाँ पर 10 नंबर देकर जाएगा वो इस पूरे क्रियाकलाप में आएगा जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए संबंधित होगा। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन में ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके समर्थक कौन कौन है, आदर्शवाद के समर्थक। ठीक है, आदर्शवाद के समर्थक, तो यहां पर याद रखिएगा सबसे पहले तो महात्मा गांधी। ठीक है, इसके अलावा हेनले, अरबिंदो। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति याद रखिएगा। इसके अलावा अभी 6-7 का नाम और याद रखना है। ठीक है, फ्रिट्से, सुकरात, अच्छा इसको आप अरबिंदो की जगह पर अरविंद घोष भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो अरबिंदो कहा जाता है अरविंद घोष को। ठीक है, अरबिंदो भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा अरविंद घोष। ठीक है, इसके अलावा फ्रिस्टे और प्लेटो, अरस्तु। इसके अलावा याद रखिएगा एक व्यक्ति और है, हीगल। ये सभी समर्थक हैं, याद रखिएगा, आदर्शवाद को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, ये सभी व्यक्ति हैं। ठीक है, फ्रिस्टे हो गया, एक नाम और याद रखिएगा स्विप्नोजा। ठीक है, स्विप्नोजा याद रखिएगा, ये भी व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, जो इसके समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा बर्कले हो गया, सापेन हो गए, हायर हो गए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो याद रखिएगा जो आदर्शवाद के समर्थक हैं। ठीक है, तो कुछ नाम अलग से भी याद रख लीजिए, बर्कले, सायरे, कंबल। ठीक है, कंबल, और एक नाम और याद रखिएगा इसमें, लाइबनीज। ठीक है, ये सभी हैं जो याद रखिएगा इसके आदर्शवाद के समर्थक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आदर्शवाद के अनुसार जो है शिक्षा का अर्थ क्या है इसके बारे में। ठीक है, यहां पर सभी के नाम आपको समझ में आ रहे हैं।
कभी कभी क्या होता है आदर्शवाद के समर्थक पूछे जाते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो आदर्शवाद के समर्थक हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए इसमें 5 नाम तो आपको हमेशा कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे ये नाम कभी नहीं भूलेंगे, अरविंद घोष का नाम नहीं भूलेंगे, सुकरात का नाम आपको पहले भी सुना हुआ है आप लोगों ने, अरस्तु का नाम सुना हुआ है, प्लेटो का नाम सुना हुआ है। ये 4-5 नाम है जो कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसमें हेनले हो गया, फ्रिस्ट से हो गया, ठीक है। इसके अलावा हीगल हो गया, स्पिनोजा हो गया, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है जिसके बारे में कुछ नए पद्धति से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा ये सारे जो टॉपिक हैं उनमें आपको आदर्शवाद या विचारधारा पढ़ाने का कारण सिर्फ यही है कि आप इनसे परिचित हों, इनके विचारधारा क्या है। तो आदर्शवादी, ठीक है। अब आदर्शवाद से संबंधित क्या चीज़ आ सकता है हमारे सामने, तो आता है याद रखिएगा कि कौन व्यक्ति यह मानता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो संसार में केवल अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भौतिकवाद को छोड़कर जब आप प्रकृतिवाद या भौतिकवाद या प्रयोजनवाद को छोड़ देते हैं और विचारधाराओं के साथ मन और आत्मा के साथ अध्यात्म हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, आदर्शवादी कहते हैं, ठीक है। अध्यात्म का मतलब सिर्फ भगवान की पूजा करना नहीं होता, याद रखिएगा। जब आप क्या करते हैं, एक मौलिक जीवन को जीना चालू करते हैं मौलिक अवस्था में, जैसे कि अब किसी किसी को मीठा खाना पसंद है, ठीक है, तो 2 किलो रसगुल्ला आ गया तो 2 किलो खा गए, ये आदर्शवादी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कितनी उसकी आवश्यकता है आप उतना का ही उपभोग करें, वो है आदर्शवादी, ठीक है। मतलब आपको भूख लगी है लेकिन दूसरे का घर खाना मिल रहा है तो फिर जब तक 2 थाली नहीं मिल जाए तब तक वाला बात, ठीक है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा ये आदर्शवादी नहीं हुआ। आदर्शवादी का मतलब होता है कि जो आपका मूल्य है, ठीक है, आपने अपने शब्दों का जो मूल्य रखा हुआ है, जब आपने कोई बात किया या फिर जो आपका जो जीवन है उस जीवन में हर एक बिंदु जो है आदर्शवादी से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आदर्शवादी वह सिद्धांत है जो मनुष्य के संसार में भौतिक जीवन को छोड़कर जब अध्यात्म जीवन में अपनी परिकल्पना को जोड़ लेता है या संकल्प ले लेता है तो उस मान्यता को या उस विचारधारा को हम आदर्शवादी कहते हैं, ठीक है। आदर्शवादी को मानने वाले ये सभी व्यक्ति ही याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपने नोटिस किया होगा महात्मा गांधी की जो माता थी, ठीक है, वो अधिकांश समय याद रखिएगा भूखे रहती थी। इसका कारण क्या था? महात्मा गांधी गरीब थे, आदर्शवादी थे। क्यों? क्योंकि वो जब तक सूर्य नहीं निकल जाता तब तक भोजन नहीं करती थी, ठीक है। ये है आदर्शवादी। यानी आप जब इस बात को समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को ठानता है, उसके परिकल्पना पर चारों तरफ सिद्धांतिक हो जाता है, तो वह जो है अपना जीवन, अपना भूख प्यास भी छोड़ सकता है, ठीक है, केवल आदर्शवादिता के कारण, ठीक है। इसी को कहते हैं आदर्शवादिता, ठीक है। क्लियर है आपका आदर्शवाद शब्द, ठीक है। तो देखिए इसको हमको क्यों पढ़ना है, तो आपको बता दूं, उसमें जाने के लिए यानी कि आपके सीडीपी में जाने के लिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको जानना पड़ेगा कि विचारधारा किसका किसका क्या है। 3 विचारधाराओं का क्रम है और तीनों विचारधाराओं में आपको 3 चीजें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आदर्शवाद पढ़ेंगे हम लोग, प्रयोजनवाद पढ़ेंगे हम लोग और प्रकृतिवाद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद एक लाइन और देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आदर्शवाद के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य मैं आपको बताता हूं इसमें, ठीक है, और उसके बाद शिक्षा के बारे में बताऊंगा आपको मैं। देखिएगा आदर्शवाद के उद्देश्य हैं, ठीक है। मुख्य तौर पर आदर्शवाद के जो उद्देश्य होते हैं याद रखिएगा, इसमें सबसे पहला होता है आपका बौद्धिक स्व का विकास, आध्यात्मिक स्व का विकास। देखिए बौद्धिकता का विकास होना, ठीक है। अच्छा ये स्व से मतलब है स्वयं में विकास होना, ठीक है। तो याद रखिएगा जब बौद्धिकता और आध्यात्मिक जीवन में जब आपकी बौद्धिकता का विकास होता है, जैसे कि आप आपने नोटिस किया होगा कि जब आप छोटे थे, ठीक है, अच्छा अभी भी छोटे हैं, अभी समझिएगा आप इस बात को कि आप लोगों ने जो है खिलौने के लिए रोना सीखा होगा। कभी एक समय आया होगा जब आप माता पिता को परेशान किए होंगे, ठीक है, मात्र 20 रुपये या 40 रुपये खिलौने के लिए। क्या आज वही चीज़ें समझ पाएंगे कि मैं कर दूं परेशान 25 रुपये के लिए? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बौद्धिक विकास हो चुका है आपके अंदर, ठीक है। तो आदर्शवाद यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में, ठीक है, उसके जो मांग है उसका मूल्य कितना है, ठीक है, यानी वो सही जगह पर मांग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उसके आदर्शवादिता के जीवन में ये सभी कुछ संयमित है या नहीं है, ठीक है। इसी को कहते हैं बौद्धिक विकास। और आध्यात्मिक विकास क्या होता है कि जब आप उन चीज़ों को छोड़ने लग जाते हैं, जैसे कि आज भी जब आप छोटे थे, जब उस लेवल पर
कि छोटे थे, जब आपकी उम्र कम थी, तो उस कम उम्र में आपके पास जो है वस्तुओं का लगाव था, ये मेरा सामान है, मैं नहीं दूंगी, ठीक है, ये मेरा सामान है। तो ये आज भी है क्या उसके अंदर? तो आज देखेंगे आप कि वस्तु चेंज हो चुका है, लेकिन वो अध्यात्म नहीं जुड़ पाया है। तो ये कमियां जो है, यह दर्शाता है कि आप आदर्शवादी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, तो अपना सामान आप किसी और को देने लग जाएंगे, धीरे धीरे देने लग जाएंगे कि भाई इसका यूज करना है तुमको, ये तुम कर लो, ठीक है। तो ये होता है कि धीरे धीरे जब आप आदर्श के वादी या आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मोह त्याग दिया जाता है, और मोह त्यागना ही क्या होता है? आदर्शवादी होता है, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि इस सांसारिक जीवन में सब कुछ भौतिक है, और भौतिक जो है नश्वर होता है, ठीक है। और नश्वरता को जब आगे लेकर चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है? अंत क्या होगा? दुखद होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आप जो है जब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो भी अकेले आते हैं, और जाते हैं तो भी अकेले जाते हैं। ऐसी अवस्था में भौतिकवाद जो है हम यहाँ पर जो बनाते हैं, वो केवल नाम होता है, किसी वस्तु का आप यहाँ पर साथ लेकर नहीं जा सकते। इसी को भौतिकवाद कहते हैं, और इसी को आदर्शवाद कहते हैं। जब इन सभी चीजों का त्याग कर जाए इंसान, तो ये आदर्शवादिता कहलाती है, ठीक है। तो आदर्शवाद में याद रखिएगा कि आध्यात्मिक का विकास होना और भौतिक का विकास होना, ये दो मूल नियम बताए गए हैं। किसके? इसके उद्देश्य के अंतर्गत। इसके अन्य उद्देश्य याद रखिएगा, जिसमें देखिएगा सामाजिकता का विकास, ठीक है, भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिकता विकास, और एक होता है आपका शारीरिक विकास। ये चार उद्देश्य होते हैं, याद रखिएगा, आदर्शवाद के चार उद्देश्य, ठीक है। पहला उद्देश्य क्या है? बौद्धिक विकास, दूसरा है आध्यात्मिक विकास, तीसरा है सामाजिकता का विकास, और चौथा है शारीरिक विकास। इसको आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि बौद्धिक विकास में आपको क्या विकास होता है, यानी बौद्धिक विकास मुख्य तौर पर किससे संबंधित है? बुद्धि से, ठीक है। यानी जब आप किसी भी चीज को संयम कर पाएंगे, ठीक है, जैसे ही आपका बुद्धि बढ़ने लगेगा, याद रखिएगा, जब आपकी सोच समझ बढ़ने लगेगी, तो आप जो है किसी भी चीज को संयमित कर सकते हैं, अपने सैद्धांतिक हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो है बौद्धिक विकास जो है, ये मूल रूप से याद रखिएगा आपके मानसिकता की शक्ति को दर्शाता है, मानसिक शक्ति को दर्शाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बौद्धिक विकास। मानसिक का मतलब क्या है? यहाँ पर बुद्धि ही है, ठीक है। दूसरा होता है आपका आध्यात्मिक विकास, ये होता है आपका आध्यात्मिकता का विकास, ठीक है। सामाजिकता का विकास क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, कुछ इंट्रोवर्ट बच्चे को देखा होगा आपने, ठीक है। इंट्रोवर्ट बच्चे क्या होते हैं? ज्यादातर कोशिश करते हैं अपना सामान अपने से मतलब, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो दोस्ती करते हैं, दोस्त बनाते हैं, धीरे धीरे लोगों से जुड़ते हैं, तो ऐसे में वो सामाजिकता का विकास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रणाली को हम सामाजिक विकास कहते हैं, याद रखिएगा, या समाज में शामिल होना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि इसे कहा जाता है सामाजिकता होना या सामाजिकता का विकास करना। और शारीरिक विकास आप सभी परिचित हैं, इससे शारीरिक शक्ति से संबंधित है, ठीक है। इसको शारीरिक शक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है, याद रखिएगा, आपको शारीरिक शक्ति ही देता है। जब बच्चा जो है 1 साल का होगा, उसकी शक्ति कम होगी, 2 साल का होगा उससे थोड़ा ज्यादा होगा, 5 साल का होगा उससे ज्यादा होगा, 15 साल का होगा उससे ज्यादा होगा। तो हमेशा शारीरिक शक्ति क्या होगी? आध्यात्मिकता से या फिर आपके आदर्शवाद के उद्देश्य से ये उसकी वृद्धि होती रहती है, यानी शारीरिक जो है वृद्धि होती चली जाती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, इसके अंतर्गत जो है जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, याद रखिएगा, ये 4 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत याद रखिएगा कि शिक्षा से आदर्शवाद का क्या संबंध है, इसको मैं यहां पर बताने वाला हूं। देखिएगा, शिक्षा का आदर्शवाद से संबंध, ठीक है। यहां पर ये टॉपिक क्यों आता है आपको बता दूं कि जब आप आदर्शवाद पढ़ते हैं, केवल अगर उसमें शिक्षा नहीं है, तो आपके सीडीपी में शामिल ही नहीं होगा। फिर आप चले जाएंगे कहां पर? तो आप मंदिरों की तरफ आगे बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें अधिकतम जो आध्यात्मिकता है, यह मेनली क्या दर्शाता है कि जब आप भौतिक विलासिता से जीवन को दूर करते हैं, लेकिन आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप तो भौतिक जीवन में ही जाना चाहते हैं ना, क्योंकि जॉब की तैयारी क्या दर्शाती है? बताइए मुझे कि जॉब की तैयारी आपको क्या दर्शाती है? एक तरीके से आप यह तय कर रहे हैं कि मेरा जीवन जो है वो स्टेबल हो जाए,
मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, मुझे सैलरी आना चालू हो, ठीक है, और सैलरी के बाद जो है मैं अपने जीवन में क्या क्या करना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा कि मुझे मेरे पास एक घर हो, मेरे पास एक गाड़ी हो, ठीक है, पूरा परिवार हो, इस तरीके के सपने आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ये भौतिक बात है, लेकिन जब इस शिक्षा के साथ जुड़ता है तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको आदर्शवाद के साथ शिक्षा के साथ पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आदर्शवादिता क्या दर्शाती है कि शिक्षा में आदर्शवाद का क्या स्थान है, ठीक है, और यहीं पर देखिएगा कि जब शिक्षा में आदर्शवाद का स्थान देखा जाता है तब जाकर, याद रखिएगा, तब जाकर आदर्शवाद की जो सिद्धांत है वो पूरा होता है, ठीक है। वरना कोई व्यक्ति आदर्शवाद होकर केवल अपने जीवन को लय नहीं ला सकता, यानी सिद्धांतिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा शिक्षा और आदर्शवाद का क्या संबंध है, ठीक है, इसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, शिक्षा का संबंध सीधे से क्या है, तो शिक्षा जो है यह दर्शाता है कि मनुष्य के जीवन में, ठीक है, शिक्षा यानी ज्ञान का परिपूर्ण कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। यानी कि जब आदर्शवाद को लेकर आप शिक्षा का संबंध दर्शाते हैं उसमें, तो इसका मतलब यह होता है कि शिक्षा और आदर्शवाद एक दूसरे को कैसे परिपूरित करते हैं या एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं, ठीक है। तो आदर्शवाद जब यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता और सामाजिकता, शारीरिक विकास और बौद्धिक सिद्धांत जो है किस तरीके से एक मनुष्य के जीवन में एक नए लय को लाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा भी उसी चीज को लाने में आदर्शवादिता का सहायता करता है, ठीक है। यानी एक तरीके से शिक्षा सहायक है आदर्शवाद को परिपूरित करने के लिए, ठीक है। यही सिद्धांत याद रखिएगा जो कि एक दूसरे के संबंध को दर्शाते हैं कि आदर्शवाद को प्राप्त करने के लिए शिक्षा जो है एक सहायक तत्व होता है इसमें आदर्शवादिता के लिए, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं एक लाइन आपको बताता हूं, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य है मानव को योग्य बनाना। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मानव को योग्य बनाना कि वह अपने बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, सामाजिक क्षमता और शारीरिक क्षमता को विकसित कर सके, और ये शिक्षा के द्वारा हो सकता है। और जब ये इसको विकास करेगा तो ये पहुंच गया कहां पर, आदर्शवाद के पास, ठीक है। तो आदर्शवाद बाय डिफॉल्ट क्या है, यहां पर शिक्षा ही है वह केंद्र जिसके माध्यम से जब मानव अपने इस योग्यता को दर्शाता है या योग्यता को प्राप्त करता है तो वह आदर्शवाद को प्राप्त कर लेता है। याद रखिएगा वह शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूं। देखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वह कभी बौद्धिक मूल्य को समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके पास बुद्धिमान है, कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि कोई व्यक्ति अनपढ़ है लेकिन पैसे बहुत अच्छे से गिन लेता है। वो शिक्षा से पैसे गिनने से क्या संबंध दर्शाया गया कि उसको गिनती अपने आप आने लगा। उसने शिक्षा ग्रहण कभी नहीं किया लेकिन वो फिर भी पैसा गिन लेता है। याद रखिएगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उसके बौद्धिक विकास तो हुआ है लेकिन सही केंद्रण के साथ नहीं हुआ है। ये इसी कारण से याद रखिएगा शिक्षा जो है मानव को योग्य बनाता है या मनुष्य को योग्य बनाता है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य को योग्य बनाना, ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसके जो है ठीक है। तो यहां पर बस इतना ही आज के लिए करेंगे अपन शिक्षा के साथ, ठीक है। कल हम लोग जो है प्रयोजन और आपके प्रकृतिवाद पर बात करेंगे। और याद रखिएगा इसके संबंध में आपको 3 टॉपिक जो है कवर करना है, ठीक है। आदर्शवाद के बाद जो देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है थोड़ा सा। इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं समझाने के टॉपिक पे लेके आऊंगा जब वृद्धि और विकास के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो 2 दिन का जो टॉपिक रहेगा आपका इस विचारधारा से संबंध में रहेगा। और उसके बाद जो है आपके जो आगे के टॉपिक रहेंगे उसमें हम शामिल करेंगे आपके, ठीक है, वृद्धि जो कि एज ए सिलेबस है आपका, उसको लेकर आऊंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो सीडीपी में जो डायरेक्ट सिलेबस है उसको फिर स्टार्ट करेंगे 2 दिन के बाद लेकिन, ठीक है। आज का टॉपिक हो गया और कल जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद को, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग पे तो पूछ सकते हैं आप लोग।